नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जो दो ये स्कूल में ब्रिज कोर्स की किताबें मिली हैं, किसकी? ब्रिज कोर्स की। इनका नाम है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का मतलब है लर्निंग आउटकम्स, यानी जो हमने पहले सीखा है उनमें से हमसे कितना बनता है वो बनता है तो ठीक है, नहीं तो हमें इन किताबों के माध्यम से उनको सीख लेना है। तो देखिए, इन दोनों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। इन सभी विषयों को हमें 31 अक्टूबर तक भरना है, क्योंकि इसी में से अर्धवार्षिक का पेपर पूछा जाएगा। तो ये जो हमें यहाँ पे ब्रिज कोर्स की किताबें दी, तो इनमें से इनकी जो कक्षा 7वीं दी है, इसकी हम गणित देखेंगे। तो इस कक्षा 7वीं की हम गणित को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको जैसे वीडियो बनती हैं वो आपको आपके मोबाइल पर दिखने लगे। तो देखिए, इसमें जो इसके पार्ट दिए गए हैं, ये देखिए, इसकी जो वर्कशीट है 16वीं वर्कशीट दी गई है। इसके पहले वाली वर्कशीट है वो जो है हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दी हैं। यदि आपने उनको कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक से आप प्ले लिस्ट खोल लीजिए और प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी जो हमारी कक्षा 7वीं के सभी विषय हैं वो वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। तो आज हम देखेंगे ये वर्कशीट 16 है और उसमें दिया है लघुत्तम समापवर्त्य। तो जो लघुत्तम होता है, लघुत्तम लघुत्तम यानी सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, उसमें छोटी कौन सी समान अपवर्त है वो हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने समझाया कि 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो समापवर्त का मतलब होता है समान उसके गुणज। तो यहाँ देखिए, 6 के और 9 के ये गुणज, यानी हम इनका क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते जाते हैं। यही 6 के गुणज कहलाते हैं। यहाँ 9 के गुणज हैं तो 9 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 9 के गुणज हो जाएंगे। अब इसमें दिया है कि जो इसके समान गुणज हैं, सार्व गुणज यानी समान गुणज। तो देखिए, दोनों में जो संख्या आती है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ देखें तो इसमें 18 आया है, इसमें भी 18, ये समान है ना। इसी प्रकार से देखिए, दोनों में 36 आया है। क्या है ये? 36। इसमें भी 36 है, इसमें 54 है, इसमें भी 54 है। तो लघुत्तम हम पढ़ रहे हैं, तो लघुत्तम यानी जो संख्या सबसे छोटी समान हो। तो सबसे छोटी 18 ही है जो समान है, आगे बड़ी और भी संख्या है। तो यही सार्वम जो हमारे गुणज होते हैं, यही हमारा लघुत्तम समावर्त हो जाता है। ठीक है, वो लघुत्तम नहीं, महत्तम समावर्त होता है। लघुत्तम को, हाँ, लघुत्तम को हम छोटी संख्या मानते हैं। तो ये सबसे छोटी हमारी इसकी लघुत्तम समापवर्त आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, उदाहरण के रूप में और संख्या दी है कि ये अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समवर्त कीजिए। तो इनके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से गुणनखंडों के माध्यम से तोड़ लेंगे और देखेंगे कि उनका जो है अभाज्य गुणनखंडों में इनका लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो 12 के तोड़ लिए हमने और यहाँ 18 के, और जो दोनों में आ जाता है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक को। दोनों जो समान आए हैं इसमें से एक को लिखेंगे, दो को लिखेंगे और इसमें से 3 को लिखेंगे, और जो बच जाते हैं 2 और 3 इनको भी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से लघुत्तम समावर्त इसका 36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और भी इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के माध्यम से अब हम देखें। तो यहाँ देखिए, हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त निकालना है। तो ये जो गुणनखंड की विधि होती है, इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, 12, 16, 24 को इस प्रकार से लिख लेते हैं और अलग अलग हम ऐसी संख्याओं का भाग देते जाते हैं। पहले 2 का देते, फिर जब तक 2 का नहीं ख़त्म होता है, जब तक 2 का देते, फिर 3 का भाग शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो जो संख्या नहीं आती उसको उतारते जाते हैं और आगे संख्या को लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से जो संख्या आ जाती हैं यहाँ गुणनफल के रूप में, तो ये आ जाएंगी 2, 2, 2, 2 और 3। तो इनको लिखेंगे लघुत्तम समावर्त बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो इसका लघुत्तम समावर्त क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। किसका? 12, 16 और 24 का। तो यह उसकी विधि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें दिया गया है वर्कशीट 17, और इस 17वीं वर्कशीट में दिया गया है कि यहाँ देखें, यहाँ स्थिति दी है, यहाँ धन चिन्ह दिए, यहाँ ऋण चिन्ह का निरूपण दिया गया है कि धन किन में आता है, ऋण किस में आता है। तो यहाँ देखो, एक दुकानदार को जब 25 किलो शक्कर पर 250 रुपये का लाभ होता है तो हम उसको धन के रूप में लिखेंगे। ये देखिए, और श्रीनगर का तापमान 0 से 10 अंश नीचे है तो उसको ऋण के रूप में लिखेंगे। ये ऋण का चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा। समुद्र तल से 105 मीटर नीचे, तो ये 105 ऋण के यहाँ लिखे जाएंगे। ऋण के लिखना और धन के लिखना ये हमें बताना है।
मोहन शून्य स्थान से दाईं तरफ चलेगा तो दाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है। 15 कदम चला तो धन के 15 लिखेंगे, ये लिख दिए। डेबिट शून्य स्थान से बाईं ओर 5 कदम चलता है तो बाएं तरफ में ऋण के मिलते हैं तो ऋण 5 लिखेंगे। और यहाँ देखिए ये 250 रुपये खर्च किए हैं, खर्च वाले पैसे को हम ऋण में लिखते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से धन और ऋण में हमें लिखना सीखना है। तो चलिए इसमें आगे दिए गए हैं और सवाल है इसके। यहाँ देखो दिया है कि संख्या रेखा पर ये जो यहाँ पे 3 7 ऋण 4 ऋण 8 ऋण 1 और 5 दिए गए हैं, इनको हमें यहाँ दर्शाना। तो ये संख्या रेखा पर है तो यहाँ शून्य के दाएं तरफ धनात्मक और शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या लिखी जाती हैं। यहाँ देखें तो धन के जो हैं वो हमारे दाएं तरफ आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ गोला के रूप में प्रदर्शित किए गए। और ये ऋण के जो हैं उनको कहाँ पे, उनको बाएं तरफ हम इस प्रकार से दर्शा देते हैं, ये गोले के रूप से दर्शाए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इनको हमें चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। 1200 रुपये की हानि को क्या लिखेंगे, ऋण 1200। चेन्नई का तापमान ऊपर है तो हम धन लिखेंगे, नीचे हो तो ऋण लिखेंगे। ठीक है ना, ऊपर वाले को इस प्रकार से धन लिखते जाना है और शून्य से बाईं तरफ चलते हैं तो ऋण लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इनमें लिखना है। निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। अब भार में वृद्धि तो भार में हम लिखते हैं कमी। 30 किलोमीटर उत्तर दिशा तो उत्तर दिशा की विपरीत दक्षिण दिशा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि दक्षिण दिशा। 700 रुपये की हानि तो हानि की जगह हम लाभ लिखेंगे क्योंकि हमें विपरीत लिखना है। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर पूछा है तो हम लिखेंगे नीचे, ये इस प्रकार से हमें लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसके। और वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट 18 दी गई है। यहाँ पे लिखा है कि इनका जो है आकलन दिया गया है। यहाँ आकलन का मतलब टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट के रूप में ये जो वर्कशीट है ये हमें टेस्ट के रूप में करनी पड़ती है। तो यहाँ देखें कि हमने जो पहले सीखा उसमें से कितना बनता है। तो यहाँ देखो प्रश्न 1, यहाँ लिखा है कि संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्या दी गई, 45 के गुणनखंड लिखेंगे तो किस किस का भाग 45 में जाता है या उसके गुणनखंड है। तो 45 में 1 का जाएगा, 3 का 5 15 और स्वयं 45 का जाएगा, तो ये उसके गुणनखंड कहलाएंगे। 60 के भी लिखिए तो 60 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा, तो 1 का तो जाएगा ही और स्वयं संख्या 60 का भी जाएगा, ये तो निश्चित है। बाकी 2 का जाएगा, 3 4 5 6 10 15 20 और 30, इन संख्याओं का भाग 60 में जाता है, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रश्न 2 दिया है कि गुणनखंड वृक्ष में गुणनखंड भरें। तो यहाँ देखो यहाँ पे कितने का गुणा करें 4 में कि 32 आ जाए, तो 8 का गुणा कर देंगे, 4 गुणित 8। अब यहाँ 8 का बनाना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 का कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ये संख्या आई हैं इनको हमें आगे बढ़ाते हुए गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए आगे देखें तो आगे दी गई है, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 8 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब गुणज माने हमें पहाड़ा पढ़ना है 8 का, 8 की ये गुणज कहलाएंगे। 8 एकम 8 8 दूनी 16 5 लिखना है तो 8 पंचे 40 तक लिख दीजिए। 12 और 5 के सार्व गुणनखंड ज्ञात करो। अब गुणनखंड पूछा है तो 12 के पहले गुणनखंड लिख लीजिए, 20 के लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। अब इनमें सार्व के रूप में क्या आएंगे, 1 देखिए दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है बस, और बाकी कोई नहीं मिल रहे, तो 2 और 4 इस प्रकार से इनके ये सार्व गुणनखंड हो जाएंगे। 6 और 8 के प्रथम 2 सार्व गुणज लिखिए। तो देखिए 6 के गुणज लिखना है, तो यहाँ हमने 6 के गुणज लिखे कि 6 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। तो ये 6 का पहाड़ा पढ़ते हुए 6 12 18 24 30 36 42 48 इस प्रकार से और भी आगे होते हैं। 8 के गुणज लिख लेंगे, 8 दूनी 16 8 तीन 24 8 चौके 32 8 पंचे 40 8 6 48 और 8 छातु 56 और आगे के भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अब हमें सार्व गुणज कितने लिखना, सिर्फ 2 लिखना थे सार्व गुणज जो दोनों में आए। तो दोनों में देखिए यहाँ पे मैं गोला लगा देता हूँ, तो दोनों में 24 आ गया है और दोनों में जो सार्व गुणज है वो 48 आया है, बाकी अलग अलग हैं। ठीक है ना। तो 2 सर्वप्रथम के 2 लिखना थे, तो 24 और 48 ये इसके सार्व गुणज हो जाएंगे, 24 और 48। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनके सार्व गुणज लिखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखो यहाँ उदाहरण के रूप में भी दिया गया है और अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि निम्न पूर्णांकों को जोड़िए। अब हमें यहाँ जोड़ना है। तो अब ऋण
5 लिखा है, धन 8 लिखा हुआ है, तो ऋण 5 में 8 को किस प्रकार से जोड़ेंगे। यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया है, तो हम इस प्रकार से संख्याओं को जोड़ते हैं कि यहाँ धन 5 और यहाँ धन 5 में से 5 यहाँ निकाल लिए ऋण के 5 और धन 3, तो 5 5 क्या हो जाते हैं, यहाँ कट जाएंगे, ऋण के 3 बस बचेंगे, यानी 5 5 में से 5 घटा देंगे 0 और धन लगा करके ऋण 3 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा ऋण का 3। ठीक है ना। तो इस प्रकार से संख्याओं को हमें पूर्णांकों का योग करना है, यानी कहने का मतलब ये है कि धन के 8 हैं ये पूर्णांक और ऋण के 8 हैं और धन के 5 हैं, हम घटाएंगे तो ऋण के 3 ही बचेंगे। लिखा है जोड़िए, लेकिन चिन्हों के अनुसार हम इनका हल करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा है ऋण 7 धन ऋण 8, ठीक है ना। तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों ऋण की संख्याएं हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 और 7 कितने होंगे, 15 होंगे। दोनों को जोड़ना है, ऋण के जुड़ेंगे तो ऋण की संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो ऋण का 15 लिखा जाएगा। यहाँ ऋण के 13 हैं, धन के 7 हैं, तो इस प्रकार से करिएगा कि यहाँ पे ऋण के 13 हैं, तो इसमें से ऋण 7 निकाल लिए, ये 7 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, यदि हम इनके यहाँ से ऋण 7 निकाल लेते हैं तो ये धन के साथ दिए गए हैं, ऋण के नहीं है, धन के हैं, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, ऋण के साथ धन और धन के साथ ये 0 आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा ऋण का 6, तो उत्तर आ जाएगा ऋण के 6, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे और देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 20 दी गई है, पूर्णांकों का जोड़। तो देखिए इसको धन 7 धन और ऋण लिखा है 10, इनको हमें जोड़ना है, तो ऋण के 10 हैं, धन के 7 हैं, तो यहाँ देखो क्या करेंगे, जब ये धन के 7 हैं तो इस ऋण 10 में से ऋण 7 को निकाल लेंगे। यहाँ देखिए ऋण यहाँ पे हमने 7 निकाल लिए, तो ऋण के 3 बचेंगे, तो ये दोनों घट जाएंगे, 0 आ जाएगा, ऋण का 3 बचेगा। तो इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। यहाँ ऋण 4 और ऋण 4 को जोड़ना है, तो ऋण 4 में जब ऋण 4 जोड़े जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, ये शून्य नहीं होगा। ऋण 4 में धन 4 जोड़ना है ऋण 4 के, तो बराबर हो जाएगा ऋण का 8, यहाँ ऋण के 8 लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऋण के 13 हैं और धन लगा हुआ है, जोड़ना है धन 18 जोड़ना है, तो यहाँ ऋण 13 है, तो धन 18 में से धन 13 निकाल लीजिए। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ऋण 13 है और 18 में से हम 13 निकाल लेंगे तो 5 बचेंगे, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, धन के 13 ऋण के 13, 0 आ जाएगा, धन के 5 मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को हल करना है, धन की और ऋण की। कहने का मतलब यह भी है कि हम पढ़ चुके हैं कि समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं। तो असमान चिन्हों की संख्या रहती है, उसको हम घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, आज इतना ही। आगे और भी जो इनकी वर्कशीटें दी गई हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।